हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन करें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, कॉलेज लेक्चरर, वो भी किसी भी स्टेट का हो सकता है, नेट जेआरएफ वो सबका कॉमन रहता है, ये ज्योग्राफी का। इसके अलावा एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम, इन सभी के ऊपर स्पेशली फोकस करते हुए मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 19 सॉल्व करवा दिए हैं, जिनमें मैंने टोटल 230 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए आपको। यहाँ पर अब हम चैप्टर 20वां सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन था उनको आपके सामने जो वीडियो बनाने का जो मेथड था वो बदल दिया है। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाता था वो अपने हाथ से लिख के और फिर अपनी हैंड राइटिंग में वीडियो बनाता था। उसमें बहुत से कैंडिडेट्स के समझने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब मैं ये वीडियो बिल्कुल कंप्यूटर की टाइपिंग के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इन सभी क्वेश्चनों की, इससे पहले जो 250 क्वेश्चन हो चुके हैं उनकी और इन सभी क्वेश्चंस की आप पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ लेने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ भी बता रहा हूँ, 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिन पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरे से चैट कर सकते हो, मेरे से कॉल कर सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो। मैं सभी क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दे दूंगा जो चैप्टर 20 है इन सभी की। इससे पहले की जो चैप्टर थे उसमें मैं हर एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चनों के बीच में रेगुलर करवाता था। आज इस चैप्टर में मैं आपके सामने केवल 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो क्योंकि मेरा इस तरीके से एक ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपके साथ आज केवल 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। ये ब्रह्मांड से रिलेटेड है, कॉस्मोस से रिलेटेड है, स्पेशली फोकस ऑन कॉस्मोस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। दूसरा कथन है, जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। आपको यहाँ पर पता चलाना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर ये दोनों कथन ही बिल्कुल गलत हैं। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखो, जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन एक खगोल शास्त्री थे क्लॉडियस टॉलमी, उन्होंने किया था। देखो, यहाँ पर जो रेड लाइन से अंडरलाइन है केवल वो आपको वो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मेरे से जब पीडीएफ लेंगे तो मैं बिल्कुल पूरा पीडीएफ में दूंगा आपको, पूरा समझने के लिए मैंने बहुत डिटेल से लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। और जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है उसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ना कि सूर्य। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी ने किया था सबसे पहले। और जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है, ना कि सूर्य। ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में और भी बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, जैसे हीलियोसेंट्रिक अवधारणा, एक हीलियोसेंट्रिक अवधारणा है जिसका प्रतिपादन कोपरनिकस द्वारा 1543 में किया गया था। एक और अवधारणा है हीलियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसका प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था 1543 में। और इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। देखो, दोनों अवधारणाओं में बहुत बड़ा अंतर है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों अवधारणाएं। एक साइड जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है वो टॉलमी ने दी थी, और उसने बताया कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है, ना कि सूर्य है। और दूसरी साइड एक हीलियोसेंट्रिक अवधारणा दी कोपरनिकस द्वारा, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। यहाँ पर हमें पता चलाना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो देखो, यहाँ पर जो बिग बैंग सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेंटन ने दिया था। तो यहाँ पर केवल कथन ए सही है कि बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटन ने दिया था, और बाकी के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये सभी के सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं।
किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। देखो एक बार इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेता हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। ध्यान से पढ़ना है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण एक विशालकाय अग्निपिंड के अचानक विस्फोट के कारण होता है। जो जॉर्ज लेमेंटन का जो बिग बैंग सिद्धांत है, ये प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी की सही ढंग से या ब्रह्मांड की व्याख्या करने का सबसे वैलिड सिद्धांत है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सही ढंग से समझाने के लिए कौन से सिद्धांत को सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है, तो वह बिग बैंग सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेंटन द्वारा दिया गया था। और जॉर्ज लेमेंटन ने बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण एक विशालकाय अग्निपिंड के अचानक विस्फोट के कारण होता है। दूसरी बात है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया, जॉर्ज लेमेंटन महोदय ने बताया कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो निरंतर होता जा रहा है। उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो साम्यावस्था का सिद्धांत है वो थॉमस गोल्ड एवं हर्बर्ट बांडी ने दिया था। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड व हर्मन बांडी ने दिया था। और दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। डॉक्टर एलन संडेज ने दोलन सिद्धांत दिया था और साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हर्मन बांडी ने दिया था। देखो ब्रह्मांड के बारे में मैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है वो टोटल 16-17 सिद्धांत है। उनका मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, तो उस वीडियो को आप जरूर देखो। वहां से आप क्या कंफ्यूज नहीं होंगे। सारे सिद्धांत को मैं एक जगह दिखा रखा हूँ वहां पर, बिल्कुल याद करने के तरीके के साथ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये यहाँ पर कुछ कथन हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना है। कथन पहला है, आकाश गंगा का केंद्रीय भाग ब्लज कहलाता है। दूसरा है, आकाश गंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। और तीसरा कथन है, घूर्णनशील भुजाओं में तारों का संकेंद्रण अत्यधिक होता है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है इसके बारे में हमें पता चलाना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका कथन जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि जो पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है और जो तीसरा कथन है वो गलत है। कि जो आकाश गंगा का केंद्रीय भाग होता है उसको बल्ज कहते हैं और आकाश गंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। इसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आकाश गंगा विशाल संख्या में तारों का समूह होता है। जो आकाश गंगा है वो विशाल तारों का एक समूह होता है। आकाश गंगा का जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम बल्ज बोलते हैं, उसमें तारों का जमाव बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? आकाश गंगा में तारों का जमाव सर्वाधिक कौन से भाग में होता है? क्वेश्चन बन जाता है कि आकाश गंगा में सबसे ज्यादा तारों का जमाव कहाँ रहता है, तो वो रहता है आकाश गंगा का जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम बल्ज बोलते हैं उसमें रहता है। और एक एंड्रोमेडा, क्या एक एंड्रोमेडा आकाश गंगा है, जो हमारी जो आकाश गंगा है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं उसके सबसे निकट की आकाश गंगा है। एंड्रोमेडा हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, उसके निकट की सबसे बड़ी आकाश गंगा है। उसके बाद है हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी भी बोला जाता है। जो हमारी आकाश गंगा है उसको हम मंदाकिनी बोलते हैं, जिसको मिल्की वे भी बोला जाता है। और सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। क्या है? सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। यहां उपस्थित चमकीले व शीतल तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। जो आकाश हमारी आकाश गंगा है जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं, यहां पर स्थित चमकीले और शीतल तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। साइरस और डॉग स्टार ये 2 सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान के तारे हैं। साइरस या डॉग स्टार, जो साइरस तारा है उसको ही डॉग स्टार भी बोला जाता है। ध्यान से पढ़ना, साइरस और डॉग स्टार दोनों एक ही हैं, जो कि सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान का एक तारा है।
प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के निकटतम तारा है। एक प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के सबसे निकट का तारा है। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है जो लगभग सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है सूर्य के सबसे निकट का तारा है वो सूर्य से 4.3 मिलियन की दूरी पर स्थित है। मास्ट, एक है मास्ट। मास्ट का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं बता दूं, इसको याद कर लेना, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है जो फतेह सागर उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है। जो मास्ट है वो एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है जो कि उदयपुर के फतेह सागर में स्थित है और उदयपुर राजस्थान में है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन की क्रिया की प्रक्रिया से होता है। दूसरा कथन है रक्त दानव, जिसको हम रेड जेनेटस बोलते हैं, में विस्फोट के से सभी तारे श्वेत वामन में बदल जाते हैं। दोनों कथनों को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ना है और पता चलाना है कि दोनों में कौन सा सही है। तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन की क्रिया से होता है। रक्त दानव में विस्फोट से सभी तारे श्वेत वामन में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर सही कथन का पता चलाना है। कथन ए केवल 1, कथन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर है कि जो कथन ए है वो ही सही है। केवल क्या है? कथन केवल ए ही सही है। और इसका हम आगे का पढ़ते हैं थोड़ा। देखो यहां पर आपको सब पता चल जाएगा सबके बारे में। देखो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा तारों का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा तारों का निर्माण होता है। और नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है जो हीलियम में बदलता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा तारों का निर्माण होता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। अब देखो रक्त दानव क्या है? क्वेश्चन बनता है रक्त दानव क्या है, क्योंकि हमें समझना भी है कि रक्त दानव क्या होता है। तारा बनने के बाद केंद्रीय हिस्से में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है और यह भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, लेकिन भारी हिस्से में हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके उपरांत धीरे धीरे ठंडा होने से हल्का लाल हो जाता है। जो केंद्रीय भाग है वो हल्का धीरे धीरे ठंडा होने से हल्का इसका रंग लाल हो जाता है और इसे ही रक्त दानव कहते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। नाभिकीय संलयन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो इससे क्या होता है? तारों का निर्माण होता है। अब होता क्या है इसमें, जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है इसमें क्या होता है? तारों का निर्माण हो जाता है। अब जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है वो तारों के केंद्रीय भाग से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? तारों के केंद्रीय भाग से स्टार्ट होती है। केंद्रीय भाग से स्टार्ट हुई नाभिकीय संलयन की क्रिया और वो धीरे धीरे किनारों की ओर जाती जाती है, क्योंकि जब जैसे जो भी क्या है तारा है उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, कुछ समय चली, उसके बाद वहां पर हाइड्रोजन की कमी हो गई और जैसे ही हाइड्रोजन की कमी हुई तो हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस कम हो गई, जिसकी वजह से वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। लेकिन उस तारे के जो किनारे वाला भाग था वहां पर हाइड्रोजन अभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से वहां पर हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस जारी है। अब क्या होता है कि जो तारे का केंद्रीय भाग है वहां पर हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रक्रिया बंद हो चुकी, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन समाप्त हो चुकी है।
लेकिन तारे का जो केंद्र भारी भाग है, किनारे वाला भाग है, वहां पर अभी भी नाभिकीय संलयन की प्रोसेस जारी है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में। तो जो केंद्रीय भाग है वो किनारे वाले भाग की तुलना में धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, क्योंकि वहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो चुकी है। तो उससे क्या होता है, केंद्रीय भाग का रंग थोड़ा हल्का लाल हो जाता है, थोड़ा लाल हो जाता है। और उस केंद्रीय लाल रंग के भाग को ही क्या कहते हैं, रक्त दानव कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त दानव किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अब जो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन कंप्लीट रूप से हीलियम में बदल चुका होता है। तारे के केंद्रीय भाग में हीलियम की मात्रा बहुत अधिक हो चुकी होती है। जब तारे के केंद्रीय भाग में हीलियम की मात्रा बहुत अधिक होती है तो वो हीलियम है जो कार्बन में बदल जाता है। हीलियम किस में बदलता है, हीलियम कार्बन में बदल जाता है, और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहा में बदल जाता है। हीलियम, हाइड्रोजन बदला हीलियम में, हीलियम बदला कार्बन में, कार्बन बदला भारी पदार्थ लोहे में, और जिसकी वजह से तारों में तीव्र विस्फोट होता है, जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। तो ये था। और जो श्वेत वामन है वो किस में बदल जाता है, काला वामन में बदल जाता है। श्वेत वामन काले वामन में बदल जाता है। सिंपल सी बात है, श्वेत वामन काला वामन में बदल जाता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन ए है 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। दूसरा कथन है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे को ब्लैक होल कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कथन ए सही है कि 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। देखो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने तैयार किया है। देखो सबसे पहली बात कि 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। देखो क्या होता है, रक्त दानव तारों में सुपरनोवा विस्फोट के फलस्वरूप तारों का द्रव्यमान 1.44 ms से कम हो जाता है। जिससे कम हो जाता है 1.44 ms से कम हो जाता है, जिसके कारण वह मर्त होकर श्वेत वामन में बदल जाता है, और श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। बहुत सिंपल से शब्दों में व्याख्या की गई है। देखो चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, 1.44 ms से कम का जो मान होता है वो चंद्रशेखर सीमा कहला जाता है। अब श्वेत वामन का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो व्हाइट ड्वार्फ है उसका निर्माण कैसे होता है, श्वेत वामन का निर्माण कैसे होता है। कि जो रक्त दानव बना था, पिछले मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और तारे के केंद्रीय भाग में जब हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो वहां पर हीलियम में बदलने की प्रोसेस भी धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। और जो तारे का केंद्रीय भाग है वहां पर संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसके कारण उसका रंग वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। और जो लाल भाग है जहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं, रक्त दानव बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो रक्त दानव है तारों में सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है कि जब तारे के केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस चलती है तो वहां पर क्या होता है, हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है। हीलियम कार्बन में बदलता है, कार्बन भारी पदार्थों में बदलता है जैसे लोहा में बदलता है, और फिर वहां पर एक बहुत भारी तीव्र विस्फोट होता है जिसको हम सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट के फलस्वरूप तारों का जो द्रव्यमान है वो 1.44 ms से कम हो जाता है और वह मृत होकर श्वेत वामन में बदल जाता है। कि जब सुपरनोवा विस्फोट के कारण रक्त दानव का द्रव्यमान 1.4 ms से कम हो जाता है तो वो रक्त दानव मर जाता है, जिसको हम श्वेत वामन बोलते हैं, और श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ब्लैक होल एक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है।
ब्लैक होल से किसी द्रव या प्रकाश का पलायन संभव नहीं है। ब्लैक होल की सीमा जहां से कोई वस्तु बचकर नहीं निकल पाती घटना क्षितिज इवेंट होरिजन कहलाती है। घटना क्षितिज किसी पिंड पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। यहाँ पर हमें सही कथन का पता चलाना है। ऑप्शन ए है 1 2 4, ऑप्शन बी है 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4, चारों की चार। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहां पर करेक्ट आंसर है 1 2 और 3। ये कथन बिल्कुल सही है। और जो चौथा कथन है कि घटना क्षितिज किसी पिंड पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि ब्लैक होल होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया है तो जानना जरूरी है कि ब्लैक होल होता है क्या है। सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताता हूं मैं। देखो, सामान्य सापेक्षता के अनुसार ब्लैक होल उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय क्षेत्र है। कि जो ब्लैक होल है वो उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला एक खगोलीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में प्रकाश सहित किसी अन्य द्रव का पलायन संभव नहीं है। कि जो ब्लैक होल है वो एक उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है जहां पर प्रकाश के साथ साथ कोई भी द्रव पदार्थ पलायन नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन या ब्लैक होल की जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन व्हीलर ने किया था। किसने किया था? जॉन व्हीलर ने किया था। रोग ब्लैक होल ब्लैक होलों का समूह है। जो रोग ब्लैक होल है वो ब्लैक होलों का एक समूह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। दूसरा कथन है सूर्य का बाह्यतम भाग कोरोना कहलाता है। तीसरा है कोरोना से यदाकदा निकली परमाणुओं का तूफान सौर ज्वाला कहलाता है। क्वेश्चन 7वें में हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर क्या है। ऑप्शन ए है 1 2 3, बी है 2, सी है 1 और 2, डी है 2 और 3। तो जो क्वेश्चन 7वां है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी है कि सूर्य का बाह्यतम भाग कोरोना कहलाता है। अब देखो हम डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में, सूर्य के बारे में। देखो सूर्य के 2 भाग होते हैं। सूर्य ले लो या चाहे कोई भी चीज़ ले लो, उसके 2 भाग होते हैं। एक तो केंद्रीय भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। तो जो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, मध्य का भाग होता है, उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देता है। क्या होता है? जो हमें सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है। दूसरा होता है बाहरी भाग, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। सूर्य का आंतरिक भाग जिसको हम केंद्रीय भाग बोल सकते हैं वो है फोटोस्फीयर, जिसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य का बाह्य भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको हम कोरोना बोलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं अपितु नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की जो प्रोसेस है उसको हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? सूर्य तारों का निर्माण होता है, साथ ही साथ सूर्य चमकता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, सूर्य चमकता है, तारों की निर्माण की अंतिम अवस्था है। नाभिकीय संलयन क्या है? तारों के निर्माण की अंतिम अवस्था है, इसके द्वारा सूर्य चमकता है। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि बहुत ही अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिए बहुत सारे नाभिकीय संयंत्र लगाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे नाभिकीय संयंत्र हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे रावत भाटा है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है रावत भाटा। तो ये क्या है? एक नाभिकीय संयंत्र है। यहाँ पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करवाया जाता है यहाँ पर, और उससे बहुत भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर हीलियम में बदल जाता है। उसके बाद है सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। सौर ज्वाला क्या होती है? अब सौर ज्वाला शब्द का यूज किया हो तो सौर ज्वाला क्या होती है?
सौर ज्वाला क्या होती है कि सूर्य से यदा कदा निकली परमाणुओं का तूफान जो सूर्य की आकर्षण शक्ति से परे अंतरिक्ष में चला जाता है। कि सूर्य से कभी कभी निकले परमाणुओं का क्या, सूर्य से निकला कभी कभी परमाणुओं का तूफान जो सूर्य की आकर्षण शक्ति से दूर चला जाता है, बिल्कुल अंतरिक्ष में चला जाता है, उसको हम सौर ज्वाला बोलते हैं। और जब सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और हवाओं से टकराता है, जब सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, हवाओं से टकराता है, तो रंगीन प्रकाश का निर्माण करता है। और वो रंगीन प्रकाश की जो प्रक्रिया है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों ध्रुवों पर हमें दिखाई देती है, जिसको उत्तरी ध्रुव में बोलते हैं अरोरा बोलियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोलियालिस, दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो यह बहुत तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सौर कलंक सूर्य के तापमान की तुलना में अधिक गर्म होता है। दूसरा है, सौर कलंक बेतार संचार व्यवस्था में सहायक है। हमें चारों ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है केवल 1, ऑप्शन सेकंड है केवल 2, ऑप्शन तीसरा है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन चौथा है ना तो ए और ना ही दूसरा। अब हमें यहाँ पर पता चलाना है कि कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8वां है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर चारों में दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। देखो इसको मैं समझा देता हूँ। सौर कलंक का तापमान सूर्य की तुलना में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है, सौर कलंक का तापमान सूर्य की तुलना में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जिस स्थान से सौर ज्वाला निकलती है वहां पर काले धब्बे दिखाई देते हैं और इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है। क्या होता है, सौर कलंक का टेम्परेचर, सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है सूर्य की तुलना में, और जिस स्थान से सौर ज्वाला निकलता है, सूर्य के जिस स्थान से कभी कभी सौर ज्वाला निकलता है उस स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और उन काले धब्बों को ही सौर कलंक कहते हैं, सोलर स्पॉट कहते हैं। अब क्या होता है, जो सौर कलंक की जो प्रक्रिया होती है वो एक बार 11 वर्ष में कंप्लीट होती है। सौर कलंक की प्रक्रिया एक बार 11 वर्ष में कंप्लीट होती है। कितने वर्ष में कंप्लीट होती है, 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसको हम सौर कलंक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौर कलंक चक्र बोलते हैं। यदि कोई और भी डीपली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो और भी मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें लिखी हैं इंपॉर्टेंट, तो आप उनको जरूर पढ़ें। इसके अलावा क्या होता है कि जो सौर कलंक होता है उससे प्रबल चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं। सौर कलंक से प्रबल चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं जो पृथ्वी पर बेतार संचार प्रणाली को बाधित करती हैं। सौर कलंक से प्रबल चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं जो पृथ्वी पर बेतार संचार प्रणाली को प्रभावित करती हैं, इनको बाधित करती हैं। और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे आप और भी डीपली पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो कि इसरो ने सूर्य के कोरोना एवं बेतार संचार व्यवस्था में व्यवधान के अध्ययन हेतु आदित्य फर्स्ट नामक उपग्रह की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। दूसरा है, सभी ग्रह सूर्य के परित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा तीसरा कथन ही सही है। तीसरा ऑप्शन है कि केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है, और चौथा ऑप्शन है कि यहाँ पर कोई सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है। अब हम बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, आमतौर पर सभी ग्रह सूर्य के पूर्वाभिमुख परिक्रमा करते हैं। पूर्वाभिमुख का मतलब होता है क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम दिशा में राउंड लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो इसके अपवाद हैं, जो सूर्य के
पूर्व से पश्चिम दिशा में क्लॉकवाइज राउंड नहीं लगाते, जबकि शुक्र और अरुण पर सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा समझा देता हूं। सभी ग्रह शुक्र और अरुण को छोड़कर सूर्य के क्लॉकवाइज राउंड लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। क्लॉकवाइज में क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर राउंड करना, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाना। सूर्य के सापेक्ष सभी ग्रह दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से रोशनी आने में, पृथ्वी तक रोशनी आने में 1 सेकंड का समय लगता है। दो बात है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक रोशनी आने में मात्र 1 सेकंड का समय लगता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सौर मंडल का 50% भाग सूर्य द्वारा निर्मित है। सौर मंडल का 5% हिस्सा ग्रहों द्वारा निर्मित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से। यहाँ पर दोनों कथनों में से पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और केवल 2, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। अब क्वेश्चन नंबर 10वें में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई सा सही नहीं है, ना तो ए सही है और ना ही 2 सही है। देखो इन क्वेश्चंस की आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हो बिल्कुल इसी तरीके से, तो आप पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। सूर्य द्वारा सौर मंडल का लगभग 99.85% हिस्सा निर्मित है। कि सूर्य के द्वारा सौर मंडल का 99.85% हिस्सा निर्मित है, जबकि ग्रहों द्वारा केवल 1.135 हिस्से का निर्माण हुआ है। दोबारा समझना कि ब्रह्मांड का सौर मंडल का सूर्य द्वारा सौर मंडल का 99.85% हिस्सा निर्मित है, जबकि अन्य ग्रहों के द्वारा केवल 0.135% हिस्सा ही निर्मित है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और भी आप डिटेल से पढ़ सकते हो। तो देखो लिखा हुआ है नीचे, सूर्य द्वारा सौर मंडल का निर्माण होता है कितना, 99.85%, ग्रहों द्वारा 0.135%, धूमकेतु द्वारा 0.01% एंड उपग्रह द्वारा 0.00005%। तो इसके साथ हमारे आज ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो समथिंग आधा घंटे की बन गई है, और ये क्वेश्चन यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो भी बहुत बेस्ट है। यूपीएससी में बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोबारा मैं बता दूं, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ ले सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूं मैं, आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। वो व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए। यदि आप इन तीनों की बहुत ही सही ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो और अपना ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो ही पीडीएफ लेने वाले 7891350470, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो और अपना बहुत शानदार स्कोर करके तुरंत सिलेक्शन लो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये पीडीएफ कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स देखने के लिए। और हाँ, चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय।